नहीं था तभी भी काशी थी, जब इजिप्ट नहीं था तब भी काशी थी, और इसीलिए हमने कहा शुरू में ही कि काशी जैसी कोई नगरी नहीं है। तो अपने आप में ये जगह बहुत खास है, इतिहास से जुड़ी हुई है। और जिस तरह काशी बदल रहा है, अब जो अगला पैनल हमारा यहां पर मौजूद रहेगा, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे उनका विजन क्या है और किस तरह वो काशी को आगे बढ़ाने में योगदान निभा रहे हैं। अग्रिम हॉस्पिटल से डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह, आप प्लीज मंच पर आएं। नेक्स्ट पैनल में हमारे साथ ये खास मेहमान होंगे डॉक्टर श्वेता सिंह, डायरेक्टर हैं आप अग्रिम हॉस्पिटल से, आप भी प्लीज मंच पर आएं। और डॉक्टर कुमार उत्सव, आप भी अग्रिम हॉस्पिटल से डायरेक्टर, आप भी प्लीज मंच पर आए। एसएस बेहरा, आप भी प्लीज मंच पर आए, अग्रिम हॉस्पिटल से डायरेक्टर हैं आप भी। तो देखिए, ये जो पूरा पैनल है अग्रिम हॉस्पिटल के नाम हम कह सकते हैं, क्योंकि चारों ही मेहमान अग्रिम हॉस्पिटल से हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिनसे हम हेल्थ सेक्टर को लेकर सवाल जवाब करने वाले हैं। तो चलिए अब इस पैनल को आगे बढ़ाते हैं। बहुत स्वागत है आप चारों मेहमानों का। और जैसा कि मैंने कहा कि ये पैनल तो अग्रिम हॉस्पिटल के नाम ही हो गया है, तो चलिए अब एक एक करके शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्रा, सबसे पहले आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगी, डायरेक्टर हैं आप अग्रिम हॉस्पिटल से। अभी थोड़ा सा सबसे पहले आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए, दर्शकों को थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, उसके बाद और सवाल। मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह, मैं बनारस में विगत 15 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं ये कहूँगा कि काशी से ही मेरी यात्रा शुरू हुई है। बचपन से ही मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से में जो केंद्रीय विद्यालय स्थित है वहाँ से पढ़ाई की, और जब विद्यालय की ओर जाते थे तो रास्ते में आईएमएस बीएचयू का मेडिकल कॉलेज दिखता था, तो डॉक्टर्स जो पढ़ते थे उनको देख के इच्छा होती थी कि कभी मैं भी पढूं। तो ईश्वर की कृपा रही कि बीएचयू में आईएमएस में सिलेक्शन हुआ। वहाँ से मैंने एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन किया। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी करने के लिए मैं रेजिडेंसी संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में रहा, वहाँ पे नॉन डीएम रेजिडेंसी की। उसके बाद डीएम की जो कोर्स होती है जो सुपर स्पेशलिटी की, वो जीबी पंत हॉस्पिटल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से की। और फिर पुनः इच्छा थी कि अपने शहर आया जाए और अपने लोगों की सेवा की जाए, तो काशी में आया 2005 से, अब 2008 से, और 15 साल हो गए। और इसके साथ साथ हमने अपनी क्लिनिक स्टार्ट की। उसके बाद विगत 2 वर्षों से बनारस के लिए एक स्वास्थ्य सेवाओं में अब बहुत सुधार हुआ है, तो उसमें एक नई कड़ी जोड़ते हुए अग्रिम हॉस्पिटल की स्थापना की, जिसमें आप देख रहे हैं हम 4 डायरेक्टर हैं, चारों अपने अलग अलग विद्या के महारथी हैं। और जैसा कि कोरोना या कोविड का जो काल आया, उसमें ऑल्दो कि अग्रिम हॉस्पिटल उसी समय स्टार्ट हुआ था, लेकिन बनारस में जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेवा की है कोविड के समय में, वो 2 डॉक्टर हमारी ही टीम से हैं। डॉक्टर एसएस बेहरा है, डीएम क्रिटिकल केयर, जो कि बनारस में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में एकमात्र क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर कुमार उत्सव, चेस्ट फिजिशियन, जिन्होंने कोविड के पेशेंट्स की बहुत ही अच्छी सेवा की। तो ये हम लोग की अभी तक की उपलब्धि है, और आगे हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अपने हॉस्पिटल के थ्रू। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, आपसे मेरा सवाल, देखिए अग्रिम हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने थोड़ा बताया, ट्रस्टवर्दी हॉस्पिटल्स में से एक है, लेकिन कोविड का भी अभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे कैसे आपने पूरी प्लानिंग के साथ चीजें की, लेकिन ये इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिली? जब हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो हम लोगों को नहीं पता था, अभी हम लोग बस शुरुआत ही कर रहे थे। तो उसी समय कोविड का एकदम प्रचंड प्रभाव में कोविड था बनारस में, तो हमारे दोनों टीममेट दोनों कोविड की सेवा में लगे हुए थे, क्योंकि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और वो क्रिटिकल केयर हैं डॉक्टर बेहरा। तो उसी समय हम लोगों ने अपने अग्रिम हॉस्पिटल को स्टार्ट किया, और जबकि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, हमारे पास स्टाफ भी नहीं था, हमारे चिकित्सक लोगों की मेहनत से हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी पूरी टीम को खड़ा किया, और उस कठिन समय पे हम लोगों ने सारी अपनी व्यवस्थाएं करते करते मरीजों की जान बचाई, जो कि बहुत अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। ठीक है डॉक्टर बेहरा, आपसे मेरा सवाल है, क्रिटिकल केयर मेडिसिन को लेकर है क्या ये?
देखिए, क्रिटिकल केयर मेडिसिन एक मतलब मेडिसिन का अभी नया ब्रांच है। मतलब अभी ये हाल फिलहाल मान के चलिए 8-10 साल से अभी क्रिटिकल केयर मेडिसिन आया है। इससे पहले नॉर्मल जो जनरल मेडिसिन या जो भी अपने विभाग के लोग थे, उन लोग उस मरीज को संभालते थे। क्रिटिकल केयर मेडिसिन मतलब उस मरीजों को जो कि गंभीर रूप से बीमार हो, मतलब जिनकी अगर हम अच्छे से केयर ना करें तो उनकी मौत तय है। उन मरीजों की कैसे केयर किया जाए, किस तरह की टीम आप लेके केयर किया जाए, उस मेडिसिन को एक अलग है और उसको मैनेज करने का, उस तरह का पेशेंट को मैनेज करने के लिए एक क्रिटिकल केयर मेडिसिन है। ठीक है कुमार उत्सव, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि देखिए अभी अलग अलग मेहमानों को हम सुन रहे हैं, आपकी जर्नी भी आप शेयर कीजिएगा, लेकिन अस्थमा को लेकर भी थोड़ा सा लोगों को बताइए, और इसके पीछे ये भी बताइए कि क्या इसका ट्रीटमेंट अगर हो तो ऐसा संभव है कि ठीक हो जाइए? बहुत अच्छा सवाल है। लोगों को मेरी जर्नी तो मतलब इट हैज़ बीन अ फन फील्ड लाइफ। एक जो है छोटी सी किताब लिखूंगा अगर मौका मिलेगा कभी तो स्टार्टेड बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वाराणसी, देसी पूरा, एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे यहीं पे बड़े हुए थे। फिर MBBS अपना किया वर्धा महाराष्ट्र से। फिर वही होता है कि आप बहुत रिलैक्स लाइफ जी रहे हैं, फिर कुछ लाइफ में कुछ चेंजेस ऐसे आ जाते हैं जो आपको एक मतलब प्रोपेल करते हैं टुवर्ड्स हार्ड वर्क। तो हम लोग उसको कहते हैं कि दुश्मन की बात दोस्त की लात अच्छा, जो है ये आपको हमेशा जो है एक कदम आगे ले जाएगी। कि दुश्मन आपको गुस्से में कुछ भी बोल सकता है और वो आपको हर्ट करता है, और दोस्त जिसको आप अपना मानते हैं वो अगर जिस दिन लात मारता है तो आपके दिल पे लगती है और आप उससे आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो कुछ ऐसा ही हुआ था, एक क्रिटिकल पॉइंट इन लाइफ पे, और उससे आगे बढ़े और फिर एक MD किया BJMC अहमदाबाद से। हम लोग के अंडर मोदी जी की मदर भी एडमिट हुई थी वहाँ पे, और स्वाइन फ्लू में बहुत काम किया था हम लोगों ने जब गुजरात में स्वाइन फ्लू एपिडेमिक आया था। उसके बाद वहाँ से आए 2016 में बनारस ज्वाइन किया। बनारस में अपना काम करते करते एट द एज ऑफ 32 हम लोगों को मौका मिला टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। वो भी जो है कुछ इथॉस होते हैं, तो वो इथॉस लेके हमने काम चालू किया। जैसे कि कई लोगों को ये लगता है कि हॉस्पिटल तो सिर्फ मतलब कि ये डॉक्टर है, सब कुछ इन्हीं को मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है। आप लोग जैसे सोचते हैं कि भाई डॉक्टर है, सबसे ज़्यादा नए डॉक्टर का दोहन होता है। जो फ्रेश फील्ड में आते हैं सबसे ज़्यादा उनके साथ जो है मतलब दोनों तरफ से पेशेंट उनका विश्वास नहीं करता और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर भी उनका विश्वास नहीं करता। और ऐसे करते करते वहाँ से आदमी को अपने आप को धीरे धीरे बिल्ड करना होता है। धीरे धीरे बिल्ड करके लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट लाना होता है, और धीरे 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 जो है आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, तो फिर आप वहां से एक एक करके एक एक ईंट लगा लगा के अपना मकान बनाते हैं। दैट्स हाउ द टेम्पल ऑफ ट्रस्ट ऑफ अ डॉक्टर इज बिल्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट एस्थमा। सो आपने बहुत जेन्युइन सवाल पूछा कि एस्थमा पूरी तरीके से ठीक होता है कि नहीं। तो मेरा सवाल ये है, मतलब रिपीट में काउंटर है, क्या आप अपना DNA बदल सकते हैं? एज ऑफ दिस मोमेंट हमारी जो साइंस है, हम अपना DNA नहीं बदल सकते। सो देर आर 100 जीन्स इन बॉडी दैट कंट्रोल योर एलर्जी। एलर्जी एक बड़ा नाम है, उसका सबसेट है एस्थमा। आप जेनेटिक्स में अपना DNA नहीं बदल सकते। आप अपने माँ बाप जैसे दिखेंगे ही दिखेंगे, ऐश्वर्या राय जैसे नहीं दिख सकते। तो वैसे ही आप अपना DNA नहीं बदल सकते, तो आपके जो जीन ट्रांसपेरेंस है एलर्जी का, वो भी आप नहीं बदल सकते। एलर्जी एस्थमा कंट्रोल हो सकती है। आप एक बहुत अच्छी नॉर्मल एक्टिव लाइफ लीड कर सकते हो, लेकिन एस्थमा को हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर अविनाश, आपसे मेरा सवाल ब्रेन स्ट्रोक को लेकर, होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या कुछ हो सकते हैं, और ट्रीटमेंट को लेकर भी आप जरा दर्शकों को बताइए। ब्रेन स्ट्रोक एक नॉर्मल भाषा में आप समझ सकते हैं जैसे हार्ट अटैक होता है कि हार्ट में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। सर थोड़ा माइक आप हाँ। ऊपर कर लें। ब्रेन स्ट्रोक आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ही ब्रेन अटैक होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो MI होता है। तो ब्रेन में जो ब्रेन स्ट्रोक है दो तरह से हो सकता है। एक तो कि ब्लड रुक रहा है तो वो एरिया इन्फेक्टेड हो जाता है और वो ब्रेन का पार्ट फंक्शन करना बंद कर देता है। और दूसरा होता है कि ब्रेन हेमरेज,
जिसमें कि क्या होता है कि खून की जो नसें जो खून की को सप्लाई करती हैं वो फट जाती हैं, तो ब्रेन हेमरेज होता है, तो ब्लड लीक कर जाता है ब्रेन में, और जिस पार्ट पे असर करता है उस हिसाब से पेशेंट को सिम्टम आते हैं। स्ट्रोक का जो सिम्टम्स है वो अचानक होता है, आउट ऑफ ब्लू, मतलब जो मरीज या व्यक्ति है वो एकदम ठीक था और अचानक आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि किसी को एक हाथ पैर की तरफ कमजोरी आ गई, या अचानक आंख से दिखना बंद हो गया, या अचानक बहुत तेज सिर में दर्द हुआ, तो ये सारे स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। और स्ट्रोक का जो इलाज है वही है कि जैसे हार्ट अटैक में था, स्ट्रोक में भी वैसा ही इलाज आ गया है कि अगर आप तुरंत पेशेंट को लेके आते हैं हॉस्पिटल में, तो जो ब्रेन में जो आर्टरी ब्लॉक कर रही है जिससे ब्लड सप्लाई रुकी है, अगर हम 4 घंटे के अंदर उस ब्लॉक को क्लॉट बस्टिंग दवाएं दे दें या फिर कुछ मैकेनिकल मैनूवर होते हैं जो कैथ लैब में थ्रोम्बेक्टमी कर सकें, तो आप उस पेशेंट को पूरी तरह से रिवर्ट बैक कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हम लोग अस्थमा डे पे एक अवेयरनेस वॉक कर रहे थे अग्रिम हॉस्पिटल्स के थ्रू, तो जब हम लोग पहुंचे सुबह 8 बजे हॉस्पिटल में, तो एक पेशेंट आया हुआ था एंड ही केम विथ कि 5 बजे सुबह जगह मेरे बाएं हाथ पैर में कमजोरी आ गई, और हम लोग उस समय 8 बजे थे, तो वी गॉट हर सीटी स्कैन डन एंड इमीडिएटली वी गिव द ड्रग। तो वो पेशेंट की जो पैरालाइज्ड हैंड थे वो अभी एकदम इंप्रूव कर गए हैं। तो जो पहले जो होता था ना कि पैरालिसिस होती थी तो पड़े रह जाते थे, वो चीज खत्म हो गई है। अगर आप टाइमली आएंगे तो स्ट्रोक कैन बी ट्रीटेड बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि देरी से पहले अगर आप समय से इलाज करा लें तो ज्यादा इफेक्ट ना होने से पहले ही चीजें ठीक हो सकती है। डॉक्टर श्वेता, आपसे मेरा सवाल, क्या कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई जो बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए रही, अगर आप शेयर करना चाहें? आपसे सब लोग शेयर कर रहे हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज जब हम लोगों ने हॉस्पिटल किया तो कोविड की महामारी ही हम लोग के उस समय में बहुत बड़ा चैलेंज था कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना स्टाफ के हमने वहाँ से इतने सारे रोगियों को ठीक करके वापस किया। तो यही हम लोगों की उपलब्धि है इस हॉस्पिटल की। लेकिन एक बात बताइए, डॉक्टर्स का क्या होता है ना कि कभी भी पेशेंट आ सकता है, आपका मन भी नहीं है अगर हॉस्पिटल आने का, लेकिन फिर भी आपको हॉस्पिटल आना पड़ जाता है, तो ऐसे में पर्सनल लाइफ भी आपकी, डायरेक्टर है, नहीं, हम सब लोग अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और सबकी अपनी फैमिली लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हुए ही हम लोग सब लोग अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करते हैं। ठीक है। कुमार उत्सव, आपसे मेरा सवाल, एलर्जी और अस्थमा को लेकर डिफरेंस क्या है दोनों में? एक बाप बेटे वाला हिसाब है। एलर्जी एक बड़ा हेड है, उसके अंदर मल्टीपल चीजें आती हैं, जैसे आपको नाक की एलर्जी हो सकती है, आंखों में जो है कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस, एलर्जी क्राइनाइटिस, एलर्जी मतलब फेफड़े की एलर्जी को एस्थमा बोलते हैं, और स्किन की एलर्जी को एलर्जी कार्टिकेरिया बोलते हैं। तो एक एलर्जी बड़ा हेड है, उसके अंदर मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं जिसमें एस्थमा एक स्ट्रीम है। ठीक है। एसएस मेरा आपसे मेरा क्वेश्चन है, टीम वर्क को कितना जरूरी समझते हैं आप? कोविड के वक्त सब जिक्र कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन आपके सामने आई, लेकिन ऐसे टाइम में कितना नेसेसरी आपको लगा ये? देखिए, कोई भी काम के लिए टीम वर्क तो जरूरी है, वो तो आप भी समझ रहे होंगे। जैसे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आपको अकेले कोई नहीं कर सकता, टीम चाहिए। वैसे ही कोई मरीज को बचाने के लिए भी वैसे ही टीम वर्क चाहिए। अकेले डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता अनलेस उसके पास वार्ड सहायक नहीं है, उसके पास अच्छे नर्सिंग स्टाफ नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, बैक में आपके सपोर्ट नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर वाला जो बंदा है वो सही है कि नहीं, सब कोई जब तक अपना काम ठीक से नहीं करेंगे कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। सो टीम वर्क तो हर चीज में जरूरी है, खासकर कोई भी क्रिटिकली इल मरीज को बचाने में तो टीम वर्क मस्ट है। ठीक है। क्रिटिकल केयर के लिए मैंने आपसे पहले सवाल किया था, तो मेरा आपसे इसी से जुड़ा एक और सवाल है, कौन कौन से वो पेशेंट हैं जिन्हें रिक्वायरमेंट हो जाती है क्रिटिकल केयर की? क्रिटिकल केयर के कोई भी गंभीर रूप से बीमार मरीज का क्रिटिकल केयर का जरूरत है। जैसे मान के चलिए एक्सीडेंट हो गया किसी का, कोई भी पेशेंट, जैसे ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट है या हार्ट अटैक हो गया पेशेंट को, पेशेंट कोई भी ड्राउनिंग हो गया या पानी में डूब गया, उसका सांस नहीं चल रही है, कोई भी मरीज जो कि गंभीर रूप से बीमार है उसको क्रिटिकल केयर का जरूरत है। सांप काट लिया या कोई भी पॉइजनिंग, एनीथिंग जिसको ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत है वो क्रिटिकल केयर में आ जाएगा फिर। ठीक है। सर, आपसे मेरा सवाल ब्रेन स्ट्रोक को लेकर, आपने बताया कि टाइम बहुत वैल्यू करता है, ऑन है, आप बात करें, टाइम बहुत वैल्यू करता है इस सिचुएशन में, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ज्यादा सिचुएशन खराब है तो कितने चांसेस रहते हैं कि आप पेशेंट को बचा लें? नहीं, अगेन स्ट्रोक जो कि क्यों ब्रेन पे असर करता है, तो स्ट्रोक की भी सीवियरिटी होती है कि अगर आपको
स्ट्रोक हो रहा है, अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो ब्रेन के कितने बड़े एरिया को पे असर डाल रही है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। वैसे ही हेमरेज हो रहा है तो हेमरेज का ब्रेन में किस जगह पे ब्लीड हुई है, कितनी बड़ी साइज है, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कंजर्वेटिव मतलब मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे या सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स रेदर देन ए सिंगल फैक्टर की। जैसे आप बोलते हैं ना कि हार्ट अटैक हुआ तो मैसिव हार्ट अटैक हुआ तो उसमें सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, वैसे ही ब्रेन में भी वैसे ही होता है कि कितनी बड़ा असर डाल रहा है आपके ब्रेन पे वो स्ट्रोक, उस पर आपके सर्वाइवल चांसेस होते हैं, डिपेंड करते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है पक्की कि टाइम इज ब्रेन। अगर आप टाइमली आते हैं तो जो भी चीजें हैं, सर्वाइवल के चांसेस और फिटनेस के तरफ बढ़ने के, मतलब कि टू द बैक ऑफ जो आप पहले थे प्रीवियसली स्ट्रोक पड़ने के, उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मिर्गी को लेकर भी आपसे सवाल है, क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं और अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कितना संभव है अगर समय रहते ट्रीटमेंट हो जाए? मिर्गी अगेन ये ब्रेन डिसऑर्डर है हमारे। मिर्गी जो है वो किसी को भी हो सकता है, राइट फ्रॉम कि जब बच्चा बर्थ लेता है से लेके बुढ़ापे तक। इसके मल्टीपल कॉजेज हैं जो हमारे लिए बच्चों में देखते हैं कि पेरीनेटल जो प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग बर्थ, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है मदर को या चाइल्ड को, तो ब्रेन में इंजरी होने के चांसेस होते हैं, तो उससे सीजर्स हो सकते हैं। फिर मिडिल एज ग्रुप में क्या होते हैं, इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं, जो आपने देखा होगा एनकेफलाइटिस, मेनिंजाइटिस, और बहुत कॉमन है अपने यहाँ न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस, जो कि मतलब आप पानी अगर स्वच्छ ना हो या जो कटे फल फूल खाते हैं हम लोग गर्मियों में, अगर वो स्वच्छता से नहीं रखे हुए हैं तो उनसे होने के चांसेस होते हैं। और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है हेड इंजरी, जो कि हम जिससे बच सकते हैं। एक सिंपल हेलमेट लगा के आप हेड इंजरी से भी बच सकते हैं और हेड इंजरी के बाद होने वाले मिर्गी से, एपिलेप्सी से बच सकते हैं। फिर बुढ़ापे में और कारण होते हैं, जैसे कि स्ट्रोक हुआ तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, मिर्गी आ सकती है। ट्यूमर हुआ तो मिर्गी आ सकती है। मिर्गी के लक्षण उसी पे डिपेंड करते हैं। एक कॉमन है कि ब्रेन का पूरे जनरलाइज्ड एपिलेप्सी बोलते हैं, जिसमें हाथ पैर पूरे अकड़ जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा मूवीज में, टीवी में, कि दौरे पड़ रहे हैं, मुंह से झाग आ रहा है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं। देखने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ब्रेन के मिर्गी के लक्षण होते हैं और उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध है। ठीक है डॉक्टर उत्सव, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि देखिए एक बुरी सिचुएशन हमने फेस की कोविड के दौरान और आप लोग भी जिक्र कर रहे हैं इस बात का बार बार, क्या लगता है कि इस तरह की बीमारी या कोविड को लेकर ही हम बात करें, ऐसी सिचुएशन वापस से आ सकती है? डेफिनेटली एपिडेमिक पहले क्या होता था, जैसे हम थोड़ा सा 1 मिनट का आपका समय लेंगे। जैसे आपने स्पेनिश फ्लू सुना होगा, तो उस समय एयर ट्रैवल नहीं होता था। स्पेनिश फ्लू वाज वेरी सिमिलर टू व्हाट कोविड वाज, ठीक है। तो एयर ट्रैवल नहीं होता था, तो स्पेनिश फ्लू उस यूरोप के एरिया में फैला और वहां पे लोग मरे और बच गए और खत्म हो गया काम। यहाँ पे नहीं आया। ये बीमारी इतनी बड़ी इसलिए बनी क्योंकि एयर ट्रैवल होता है, और प्लस एक अगर आपने टाइम गेन का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि आप टेस्ट कर रहे हैं, जैसे जो वुहान की लैबोरेटरी में एक थ्योरी ये भी निकली थी, वुहान की लैबोरेटरी में ये लोग टेस्ट कर रहे थे और वहां से साइंटिस्ट को पकड़ा, साइंटिस्ट से फिर बाकी लोगों को पकड़ा, फिर दैट स्प्रेड इन द सिटी एंड देन द एंटायर वर्ल्ड। तो टाइम गेन की थ्योरी होती है। तो इस तरह के टेस्ट मल्टीपल कंट्रीज में चल रहे हैं एज ऑफ दिस मोमेंट। तो ये सिचुएशन दोबारा आ सकती है। देर इज ऑलवेज कि यू हैव टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, आपका शरीर इतना मजबूत रहे कि आप ये सब चीजों को जो है झेल पाओ। डेथ ज्यादा किस सेगमेंट में हुई है, अगर आप कोविड में भी आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे मेजरली जो एंड स्टेज के पेशेंट थे, जैसे कि आपके कोई बहुत सीवियर डिजीज के पेशेंट हैं, सीकेडी के पेशेंट हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स में बहुत डेथ्स हुई। तो ये सब कोविड में देखा गया। तो अगर आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन होता है तो आपकी बाकी सारी चीजों में बहुत कम चांस है। देन देयर आर जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो। अभी एक इंदौर का परिवार था, उसमें 12 लोग थे, 9 लोग मर गए, 3 लोग बचे। 3 लोग कौन बचे? जो उस घर में ब्याह के आई थी दादी, बड़ी बहू और छोटी बहू। बाकी 9 लोग उस जीन के जो लोग थे वो सब खत्म हो गए। तो जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो हैव अ मेजर प्ले। ये सारी चीजें। ठीक है डॉक्टर श्वेता, उन्होंने अभी जिक्र किया कोविड का, लेकिन क्या आपको लगता है हम तैयार हैं, काशी तैयार है इसके लिए अगर ऐसी सिचुएशन? काशी अपने आप में पहले से ही बहुत पूर्वांचल को एक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराती रहती है। करीब बिहार से, मध्य प्रदेश से, सब जगह से काशी में 7-8 मरीज तो प्रतिदिन काशी आते हैं।
तो उसी में एक छोटे से वर्ग को हम लोगों के द्वारा भी राहत देने का कार्य हो रहा है और अग्रिम अपनी एक पहचान बना रहा है काटी के ठीक। मेडिकल वस्तु में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, आप इस पैनल का हिस्सा बने। तो देखिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहा ये पैनल। बहुत शुक्रिया आप चारों का।